नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं महफूज़ आलम। आज हम बात करेंगे जेडीयू के सीनियर लीडर और एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर साहब से। खालिद साहब, हमारे ख़ास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में शहरियत कानून और एनआरसी के अंदेशे और एनआरसी पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। बिहार में भी ये तहरीक जो है कहीं ना कहीं अपने शबाब पर है। मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की तरफ से आपने देखा, मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से इस पर बात आ रही है। जेडीयू ने जिस तरह से शहरियत कानून की हिमायत की, तो जेडीयू में जो मुस्लिम लीडर हैं ख़ास तौर से वो पार्टी को लेकर, पार्टी के मकासद को लेकर, पार्टी के मौक़िफ़ को लेकर खुलकर सामने आ रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं कि पार्टी ने क्यों आखिर इस बिल की हिमायत की है, एनआरसी पर पार्टी का क्या कहना है, माइनॉरिटी के जो अंदेशे हैं, अक़लियतों के जो अंदेशे हैं, उस पर पार्टी का क्या कहना है। इन तमाम मुद्दों पर खालिद साहब से बात करेंगे। पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये अक्सर कहा जाता है कि नीतीश कुमार का अपना एक स्टैंड है, वो जिस मुद्दे पर चलते हैं वहाँ पे कहीं समझौता नहीं करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। फिर जो है ये जो मामला आया है कि शहरियत कानून में आपकी पार्टी ने जिस तरह हिमायत की है, एक तरह से कहें कि हुकूमत के साथ जो है खड़ी है, अब जो है आप लोग सफाई दे रहे हैं जेडीयू की तरफ से, बचाने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी को, क्या कहेंगे इस पर, क्या मौक़िफ़ है? नहीं, ये समझना कि हम हिमायत देने के बाद बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं। पार्टियों का अपना डिसीज़न होता है और उसका एक मकसद होता है। जनता दल यूनाइटेड जो एक पॉलिटिकल पार्टी है और अलायंस में है, हम हलीफ हैं, नेशनल अलायंस है हमारा बीजेपी के साथ, एनडीए के हिस्सा हैं। हम लोगों ने क्यों सपोर्ट किया, हमारी पार्टी ने क्यों सपोर्ट किया और उसको किस तरह से बना करके पेश किया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने इसलिए सपोर्ट किया था इस बिल को कि मुल्क में कुछ शरणार्थी हैं जिनको सिटीजनशिप देनी है, जिनको शहरियत देनी है। इसलिए सपोर्ट नहीं किया था हमने इस बिल का कि आप इसको टूल बना करके लोगों को धमकाना शुरू कर दें। आप मुसलमानों को धमकाएं, आप तमिलनाडु के तमिलों को धमकाएं, आप असम के कल्चर पे हमला शुरू हो जाए, बंगाल के मुसलमानों को धमकाएं। ये इसलिए हमने सपोर्ट नहीं किया था और ये हम बताने के लिए आ रहे हैं कि हमारी पार्टी ने इस बिल को क्यों सपोर्ट किया और इस बिल के सपोर्ट के बाद अगर कोई इसको मिसयूज़ करने की कोशिश करता है, नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड इसको बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप किसी कम्युनिटी में खौफ पैदा करें, किसी तबके में खौफ पैदा करें, अनारकी फैलाने की कोशिश हो, छोटे छोटे लीडर आकर के कम्युनिटीज़ में डर और खौफ फैलाने की कोशिश करें। इसलिए हम बाहर आए। यानी एक तरह से अगर देखा जाए कि आइंदा बिहार में असेंबली का इंतखाब होना है, तो क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से पार्टी ने इस कानून को बनाने में अपनी हिमायत दी है, इसका नुकसान जो है इंतखाबात में उठाना पड़ेगा? यही वजह तो नहीं है कि तमाम लीडर जो है अब खुलकर बात कहने लगे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड ने कभी वोट की सियासत नहीं की, कभी नीतीश कुमार ने इसलिए काम नहीं किया कि मुसलमान हमें वोट देंगे। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने तो सबसे पहले नीतीश कुमार थे जिन्होंने ऐलान किया कि भाई मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। उस वक्त क्या होना चाहिए था कि मुल्क के मुसलमान, खासतौर से बिहार के मुसलमान, उनको वोट देते। वोट नहीं दिया। 2014 का इलेक्शन हुआ, 2 सीट जीते हम। उसके बावजूद नीतीश कुमार के रवैये में कोई तब्दीली आई। हम 2015 का इलेक्शन लड़े, महागठबंधन का था, उसके बाद हम अलग हुए। उससे पहले 2010 का इलेक्शन लड़े, 2005 का इलेक्शन लड़े। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने कभी अकलियतों का काम उनको वोट बैंक समझ के नहीं किया। तमाम सियासी पार्टियां करती रही। नहीं, जो दूसरी सियासी पार्टियां करती है, दूसरी सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक समझा। नीतीश कुमार ये जानते हुए कि मुझे 5-10% से ज़्यादा वोट नहीं मिलता है, कभी किसी इशू पे समझौता नहीं किया, कभी किसी तरक्याती काम में रुकावट खड़ी नहीं की। लेकिन आप लोग रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी की तरफ जो है मुस्लिम वोटर्स देखिए, क्या खालिद अनवर के कहने से मुस्लिम वोटर आ जाएंगे? आपको अंदाजा है? तो पार्टी की सफाई आप कह रहे हैं कि पार्टी का जो स्टैंड है वो क्लियर रहे, लोगों के सामने चला जाए। नहीं, पार्टी का बस सिर्फ इतना बताना मैं चाहता हूं, हमारी पार्टी ये चाहती है, नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि हमने इस बिल का सपोर्ट, हमारी पार्टी ने, पार्टी में बहुत सारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन पार्टी ने जो सपोर्ट किया उस बिल का, वो इस वजह से किया कि 35,000 शरणार्थियों को शहरियत देनी थी। लोगों को खौफ इस बात पे है कि शहरियत कानून में आप हिमायत करते हैं, तो फिर एनआरसी के सिलसिले में जब बात आएगी तो क्या आप मुखालफत करेंगे उसका? देखिए, एनआरसी जनरल होगा, इसको समझिए। एनआरसी जनरल पूरे मुल्क का ये कराना चाहते हैं, हम उसके बिल्कुल हक में नहीं हैं। सीएए
ये 35-40 हज़ार शरणार्थियों को सिटीजनशिप देने की बात है। आप सीए को उठा के देख लीजिए, उसका इम्प्लीकेशंस क्या हो रहा है, वो दूसरी एनआरसी के सिलसिले में आप लोगों की बात हुई है वजीर आला से, वजीर आला का क्या स्टैंड है? वजीर आला ने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार अपनी जिंदगी में एनआरसी लागू नहीं होने देगा। ये बात वजीर आला ने कहा। वजीर आला ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर जब जरूरत पड़ेगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वजीर आला ने यह भी कहा कि हमने देश के होम मिनिस्टर साहब से बात की है कि भाई हम एनआरसी नहीं लागू होने देंगे, ये बात समझ लीजिए। और आप देखिए कि आज जो है ना नवीन पटनायक जी आ गए कि भाई हम एनआरसी नहीं होने देंगे, वो भी एनडीए के पार्टनर हैं। आज जो है ना प्रकाश सिंह बादल आ गए, वो भी एनडीए के पार्टनर हैं। तो ये नीतीश कुमार की कोशिशों का नतीजा है, और नीतीश कुमार ने एक स्टैंड लिया तो उसके ऊपर पूरे मुल्क को तैयार करेंगे। शहरियत कानून की आप हिमायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वजीर आला एनआरसी के मामले पर पूरे मुल्क के अलग अलग सियासी लीडरों को तैयार करेंगे इसके खिलाफ में। जी बिल्कुल, ये बात समझिए, दोनों अलग अलग चीज़ है। CAA जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, शरीयत तरमीमी कानून जो बना है, वो एक अलग चीज़ है। वो पूरे कानून को आप पढ़ लीजिए, उसमें ये कहा गया है कि भाई 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग हिंदुस्तान में आए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उसमें एक्सक्लूडिंग मुस्लिम, सबको हम शहरियत देंगे। ये है कानून, इसके अलावा कोई बात नहीं उसके अंदर। एनआरसी से अगर जोड़कर अगर एनआरसी से इसको जोड़ते, बिल्कुल सही करें, अगर एनआरसी से जोड़ते हैं, और एनआरसी में जो ये डर है, और बिल्कुल जायज़ डर है कि मुसलमानों को एक्सक्लूड करने की कोशिश की जाएगी, तो उसी के बीच में तो हम दीवार बने हुए हैं कि हम एनआरसी नहीं होने देंगे। तो फिर इस बात पर कैसे लोग ट्रस्ट करेंगे? सवाल ये भी है। नहीं, लोगों को एक बात यह है कि हमारा जो स्टैंड हमने आके बता दिया आपके सामने, जब वक्त आएगा लोग खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अगर इस तरह का वक्त आए तो लोग देख लेंगे कि कौन है सफ़े अव्वल में लड़ने वाले लोग, कौन पार्टियां जो सफ़े अव्वल में खड़ी हैं इनके खिलाफ। आपको ये पता है ना कि तरुण गोगोई जी ने खुद लिख करके दिया था कि आप एनआरसी कराइए, जल्दी कराइए, आप सिटीजनशिप बिल लेके आइए। देखिए, यहाँ दोहरा चेहरा नहीं है। जैसा कि आप सुन रहे हैं नाजरीन कि शहरियत कानून की जेडीयू ने ज़रूर हिमायत की है, लेकिन एनआरसी के मामले पर वज़ीर आला हिमायत नहीं करेंगे बल्कि उसकी मुखालफत करेंगे। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का ये कहना है, और मुल्क के जो दूसरे बड़े लीडर हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएंगे। यानी कहीं ना कहीं वहाँ एक अलग तरह की सियासत देखने को मिल सकती है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात, और आज हम बात कर रहे हैं जेडीयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर साहब से। खालिद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी क्लियर आपने किया कि शहरियत कानून की हमने हिमायत ज़रूर की है, लेकिन एनआरसी की मुखालफत करेंगे। एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि बिहार में चूँकि इंतखाब है, तो इंतखाब को देखते हुए जो तमाम सियासी पार्टियों की एक कोशिश चल रही है कि कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को देखना है या लोगों के बीच पहुँचना है ताकि अपने वोटों में इजाफा कर सके, एक सियासत ये भी है। तो आप देखेंगे कि इमारत शरिया में भी सियासी लीडरों का दौरा शुरू हो गया है। इमारत शरिया या दूसरी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जीतन मांझी वहाँ पहुँचते हैं और ये कहते हैं कि दलित और मुसलमान ये दोनों मिलकर मुतहिदा तौर पर जो है इस न सिर्फ शहरियत कानून की मुखालफत करेगा बल्कि एनआरसी की लड़ाई लड़ेगा, और ये आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे, दलित मुसलमानों का इत्तेहाद होगा। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, दलित मुस्लिम इत्तेहाद की बात आज़ादी के बाद से हो रही है, लेकिन दलित मुस्लिम का इत्तेहाद तो हो नहीं पाया। यानी आपको लगता है कि ये भी वैसे ही है? लेकिन चूंकि इमारत शरिया एक बहुत ही संजीदा ऑर्गेनाइजेशन है और समाज में उसकी बहुत पकड़ है, और इमारत शरिया ने अगर बात की है दलित मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और एक साथ मिलकर के इस बंद की वजह से मिले हैं कि भाई जो CAA आया है, एनआरसी की जो धमक है उसके लिए बंद किया जाए, तो एक बात समझ लीजिए, एनआरसी के खिलाफ जो भी बंद होगा उसके तो हम लोग साथ हैं, और एज ए जमहूरियत में रहने के नाते किसी भी बंद का इस्तेकबाल करना चाहिए। यानी आप लोग भी डरे हुए हैं कि कहीं एनआरसी के मामले पर नहीं, खामोश नहीं रहना है? महफूज साहब, एक बात समझिए, आप ट्रैक देखिए कि नीतीश कुमार को मैं पहले यही बात कह रहा था कि मुसलमानों का वोट कितना मिला और उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया। अगर कभी वो वोट की परवाह करते तो क्या इतना काम करते हो? आप देख लीजिए कि 2005 से लेकर के आज तक, चाहे उर्दू का मामला हो, मदरसों का मामला हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, और कम्युनल राइट्स पे कंट्रोल करने का मामला हो, भागलपुर में फसाद के लेकिन ये तमाम जो असरात है, मैं ये कह रहा हूं कि वोट की राजनीति नहीं की उन्होंने।
अगर वोट की वो राजनीति कर रहे होते तो ये काम नहीं करते हो। नहीं, एक सवाल यहाँ ये वो बनता है कि समाजी इंसाफ का काम कर रहे आपने हैं। जिन जी। चीजों को गिनाया है उसकी सताइश तो की जा रही थी यहाँ पे, वोट लेकिन नहीं मिल रहा अचानक क्या हुआ? वोट नहीं मिल रहा था, नहीं, माफ कीजिएगा। आप और आगे भी देखिए, आगे भी वोट नहीं मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, आगे भी हम वोट की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारा सवाल ये है कि लोग जो है आपके इन कामों का, आपकी हुकूमत ने जो काम किया उसकी सताइश कर रहे हैं। नहीं, सताइश लेकिन कर सवाल रहे है कि अचानक आप से ये बता बिल दीजिए कि किसी मुस्लिम तंजीम ने कभी नीतीश कुमार के हिमायत में ऐलान किया हो? आप बता दीजिए कि कोई बड़े मुस्लिम इदारे ने कहा हो कि क्या बात कर नीतीश रहे हैं? कुमार को वोट दीजिए। नहीं, वोट दीजिए। हिमायत की जहां तक बात है, इमारत शरिया ने खुद नहीं, कहा वोट का, है, इदारे शरिया के सदर खुद आपकी पार्टी नहीं के नहीं एमएलसी नहीं, हैं। वोट देने के लिए कभी अपील की हो? हमारे लोगों ने वोट दिया कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने भागलपुर का फसाद कराया। हमारे लोगों ने वोट दिया राष्ट्रीय जनता दल को, जिन्होंने भागलपुर के मुजरिमों को बचाया। हमारे लोगों ने वोट दिया इन दोनों पार्टियों को जो 72 सालों से मुसलमानों को सियासी गुलामी में जिंदगी गुजार, ऐसे लोगों को दिया। और जहां दे रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी, आप क्या मानते हैं कि मतलब आपकी पार्टी ये मानती है कि मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है पार्टी को? हमारी पार्टी मानती है कि हमें हर तबके के वोट की जरूरत है, हर क्लास के वोट की जरूरत है। आप सिर्फ वोट की सियासत नहीं कर रहे हैं? सिर्फ वोट की सियासत नहीं कर रहे हैं भाई। आप एक बात बताइए, आप काम से पहुंचना चाहते हैं। एक बात बताइए, शराबबंदी पे क्या वोट मिलना था? क्या जहेज के ऊपर वोट मिलना था? क्या जल जीवन हरियाली से वोट मिलना है? समाजी काम, आपको गार्जियन सबसे बड़ा अखबार दुनिया का माना जाता है, क्या लिखा नीतीश कुमार के बारे में कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो सोशल रिफॉर्मर है वो आदमी। एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि आपने कहा कि हालांकि आप कह रहे हैं कि वोट की सियासत नीतीश कुमार नहीं करते हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हमें वोट चाहिए, बिल्कुल सभी तबके का वोट चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तमाम जो मामले हुए हैं, जितना हंगामा है शहरियत कानून को ले लें या एनआरसी को ले लें या जो भी अभी माहौल बना है, खुद जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो बड़ी तंजीमें हैं, वो भी नाराज़ है, तो इसका असर क्या नहीं पड़ेगा? इसे इनकार है? नहीं, असर देखिए समाज पे अभी वोट में बहुत टाइम है। अभी तब तक आप लोग मैनेज कर लेंगे? नहीं, मैनेज नहीं कर लेंगे। अभी हमारे सामने क्या है कि भाई एक कम्युनिटी को खामखा डराया जा रहा है। हमारा नारा यह है कि हम सिर्फ तरक्की नहीं चाहते हैं, हम तरक्की में भी इंसाफ चाहते हैं कि आपको इत्मीनान रहे, आप खौफ में न रहें, आप बराबर के शहरी बन के जिए। आप ये ना समझे कि हमको सताया जा रहा है, आप ये ना समझे कि हमको साइडलाइन किया जा रहा है। और ये करने की कोशिश हो रही है, ये कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है मुसलमानों को। हम इस बात के लिए फिक्रमंद हैं कि भाई आप बराबर के शहरी हैं, आपकी शहरियत पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। एक सवाल यहाँ पे ये भी कि जो खुद आपके पार्टी के एमएलसी हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, उनका नाम इसलिए कि इदारे शरिया के वो सदर भी हैं और जाकर जो है इस मामले को लेकर अदालत तक ये मामला जो है पहुँचाया है, तो आपके पार्टी के जो लीडर हैं वो भी तो नाराज़ हैं। नहीं, पार्टी में डेमोक्रेसी है महफूज साहब, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में यकीन रखते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हम काट के उल्लू हैं, कि कोई एक आदमी, ये सीईओ कोई कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है और इस पार्टी में सबको अपनी अपनी राय रखने का इख्तियार है। जो अक़लियती तंजीमें हैं ख़ास तौर से, उनसे रब्ता करेंगे आप लोग? समझाएंगे क्या कि इमारत शरिया का सवाल हमने आपसे किया ही है, इदारे शरिया के सदर ने अदालत जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, इसके अलावा जो भी है जमीयत उलमा है, जमात इस्लामी है, सब जो है मैदान में है, तो ये जो मोर्चा खोला है ज़ाहिर है इसके असरात होंगे। नहीं, मैंने ज़ाती तौर पे और एक एमएलसी की हैसियत से मैंने सारी तंजीमों से फ़र्दन मुलाकात की है और ये बातें मैंने उन लोगों को बताई है कि ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि इन तंजीमों का भी वही कंसर्न है जो हमारा है, जो नीतीश कुमार का है। ये तंजीमें भी वही चाहती हैं कि भाई मुसलमानों को डर से निकाला जाए, जो लोग धमकाने की कोशिश कर उनको रोका जाए। कौन लोग हैं जो धमका रहे हैं? जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो धमका रही हैं और तरह से उनको। वो पार्टी नहीं, मेरे साथ है, मुझसे अलग है, इससे हमको मतलब नहीं है। अगर आप किसी कम्युनिटी को धमकाते तो गलत कर रहे हैं आप। प्रशांत किशोर जो आपकी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, जी, उन्होंने भी मोर्चा खोला है। नहीं, प्रशांत किशोर हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और मैंने यही बात कही कि पार्टी डेमोक्रेटिक वैल्यूज में यकीन रखती है। हमारी पार्टी जमहूरी जो कदरें हैं पार्टी में भी। लेकिन उनके बयान पर काफी हंगामा हुआ था, आपके पार्टी के दूसरे लीडर बड़ी सख्त नाराज थे। देखिए, कौन से लीडर क्या नाराज होते हैं छोड़िए, मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है बिल्कुल जमहूरी वैल्यूज पे यकीन रखती है, जमहूरी वैल्यू पे यकीन रखती है। और अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में मामला हुआ, एएमयू में मामला हुआ, तलबा पर जिस तरह बर्बरियत का मुजाहरा पुलिस की जानिब से किया गया, इस पे पार्टी का क्या स्टैंड है? पार्टी ने पूरा बयान जारी किया है कि दिल्ली पुलिस ने पुलिसिंग नहीं की है, गुंडागर्दी की है और दिल्ली पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह हमारी पार्टी का स्टैंड है। सारे अखबार, सारे मीडिया में ये बात आई है।
वजीर आला को प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी। वजीर आला ने कई लोगों से बात की है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता उन्होंने क्या क्या बात किया है और कहां वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वक्त आएगा वजीर आला खुद आएंगे सामने, बताएंगे आपको। चलिए, वक्त आएगा तो वजीर आला खुद आएंगे सामने और मुद्दों को और तमाम चीज़ों को रखेंगे। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात, और आज हम बात कर रहे हैं JDU के MLC डॉक्टर खालिद अनवर साहब से। खालिद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले कई चीज़ों को आपने क्लियर किया। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं मंसूबों का, अक़लियती फ़लाह के सिलसिले में जो आपकी हुकूमत काम कर रही है। एक बात मैं वाज़ेह करके फिर मैं इस बात पे आना चाहता हूँ। इस वक्त जो मुल्क में माहौल है, मुसलमानों में गुस्सा है, नॉर्थ ईस्ट में गुस्सा है, यहाँ गुस्सा है। मुझे ये लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला अपने लोगों को एतमाद में लेने में नाकाम हो गए हैं, जिसकी वजह से ये माहौल बना हुआ है। जो वज़ीर दाखिला मिस्टर अमित शाह, वो सबके वज़ीर दाखिला है। जो नरेंद्र मोदी जी सबके वज़ीर आज़म है, उनको सबके बारे में सोचना है। बातें बनाते हैं आप, सोचते नहीं, करते नहीं, काम नहीं करने को तैयार है, मीटिंग करने को तैयार नहीं, मिलने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं है, और आप बयान दे रहे हैं कि दूसरे लोग खब बैठा रहे हैं। आपने क्या किया है? ये बात लेकिन आप लोग अक्सर ऐसा होता है कि बाहर में आप लोग नाराज रहते हैं और अंदर में जाकर साथ हो जाते हैं, पब्लिक को समझ में नहीं आता है। नहीं, हम बाहर भी वही तो मसला है कि बाहर भी हम वही कहते हैं जो अंदर कहते हैं। लेकिन जो चीजें हैं, जो समाज से जिन चीजों का निस्बत है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ से जिन चीजों की निस्बत है, और समाज में एतमाद पैदा करने से जिन चीजों की, कहना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। आप वज़ीर आज़म हैं भाई साहब, आप वज़ीर दाखिला हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सदर नहीं हैं। काफ़ी अहम सवाल आपने उठाया। तो ये प्रेशर जो है, जाहिर है आप चूँकि इत्तेहाद में हैं तो आप बनाएंगे। नहीं, ये प्रेशर नहीं बना रहे हैं हम मीडिया में आके इसलिए बता रहे हैं कि वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आज बात हो रही है ना, वज़ीर आज़म ने बयान दिया कि भाई मुसलमानों में खौफ फैलाने की कोशिश हो रही है। वज़ीर दाखिला ने बयान दिया भाई खौफ फैलाने की कोशिश हो रही। अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन का काम क्या है? आपकी चीजों अपोजिशन अगर इस सवाल को लेकर आगे बढ़ रही है तो क्या खौफ इसको मानेंगे? यही मैं कह रहा हूं, अपोजिशन का काम है आपके इश्यूज पे अगर उनको डिसेंट है, उनको इख्तिलाफ है तो जाएंगे। आपका काम था लोगों को एतमाद में लेना, जो आपने नहीं किया। आपके अगर जवाब से अगर देखें तो कन्फ्यूजन है लोगों में, आप ये बताना चाह रहे हैं ना, जो अभी तहरीकें चल रही है, तो ये तमाम चीज़ों को कौन समझाएगा? या एतमाद में लेने की बात है तो जाहिर है सरकार करेगी, बिल्कुल मरकजी हुकूमत करेगी, उनको कौन बताएगा? आप बताइए। हमारी सरकार, नीतीश कुमार जो जिसके वजीर आला बिहार की सरकार, लोगों को मुकम्मल एतमाद में लेगी। आप अगले 10 दिन 12 दिन में समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे एतमाद में लेते हैं। हम बुला करके एक एक करके बात करेंगे, समाज तंजीमों से बात करेंगे, जो समाज के लीडर उनसे बात करेंगे, लोगों को बताएंगे मीडिया में आकर के कि ये CAA वो नहीं है जो बताया जा रहा है आपको। और अगर NRC को जोड़ा जाएगा इससे, तो NRC के लिए हमारी पार्टी हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। CAA की हिमायत के बाद जो है तस्वीर दूसरी दिख रही है। क्या आप कह रहे हैं कि NRC पर नीतीश कुमार जो है खुद मैदान में आएंगे, क़यादत करेंगे लड़ाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, जबकि लोग कुछ और सोच रहे हैं। नहीं, देखिए लोगों के अंदर, आवाम के अंदर क्या होता है, खासतौर से माइनॉरिटी, अक़लियतों की एक नफ्सियात होती है खौफ की। ये बात समझ लीजिए, दुनिया में जहाँ भी अक़लियत है उनको लगता है कि यार हमारी ज़बान तो नहीं छीन ली जाएगी, हमारी शरीयत तो नहीं छीन ली जाएगी, हमारी तहजीब तो नहीं छीन ली जाएगी। तो अक़लियतों को टैकल करना है उनकी नफ्सियात के हिसाब से। बिहार की बात है तो बिहार सरकार को आगे आना चाहिए, पहल करना चाहिए। बिहार सरकार के, इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के MLC आपके सामने बैठे हैं। आपने देखा कभी मीडिया मुझे इन इश्यूज पे बात करते हुए, दूसरे इश्यूज पे? तो क्या मतलब आपको कहा गया है कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अपनी कम्युनिटी से बात करनी, मुझे कौन कहेगा? मुझे लगता है कि मुझे अपनी कम्युनिटी से बात करनी चाहिए। और जो नीतीश कुमार की जो सोच है, नीतीश कुमार से जो मेरी बात हुई है, उस बात को बताना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। मैंने आज से 3 दिन पहले आपको कहा था कि NRC लागू नहीं होगा, लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। आज जब नवीन पटनायक आ गए फ्रंट पे, जब प्रकाश सिंह बादल आ गए फ्रंट पे, किसकी कोशिशों से आए हैं? खालिद अनवर बात किया है, नीतीश कुमार ने बात की है। नीतीश कुमार लीड ले रहे हैं, पूरे मुल्क में ये लीड ले रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं कि NRC के खिलाफ हम खड़े होंगे। लेके आइए, कैसे लेके आते हैं? दूसरी पार्टियां भी NRC के खिलाफ हैं, जो आपके साथ अभी अपोजिशन में हैं। अपोजिशन है, पोजीशन वाले लोग मुखालफत करें, दूसरी बात होती है भाई साहब। तो पोजीशन और अपोजिशन जब साथ में आएगा तो क्या होगा? वही, हम अपोजिशन वाले नहीं हैं, हम NDA के लोग हैं जो एक साथ इलेक्शन लड़े थे। लोकसभा का इलेक्शन जनता दल यूनाइटेड
एनडीए में रह करके लड़ी थी, और उसके बावजूद अगर हम एक फ्रंट बनाने की कोशिश, ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी इशू को रोक लें, ठहरा दे उसको, तो कोई मामूली बात आप समझ रहे हैं। और ये नीतीश कुमार कर सकते हैं, और दूसरे अपोजिशन लीडरों में ये दम नहीं है। अगर नीतीश कुमार इस काम के लिए आगे बढ़े हैं तो आप यकीन कीजिए एनआरसी किसी भी कीमत पे ये नहीं ला सकते, नहीं डरा सकते, नहीं धमका सकते। यानी आपको लगता है कि जो अपोजिशन एनआरसी के और शहरियत कानून के बहाने लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा, तो आप भी एनआरसी के बहाने जो है लोगों तक पहुंचेंगे? नहीं, देखिए अपोजिशन को एक बहाना चाहिए। अपोजिशन को और किसने बहाना दे दिया? सरकार ने बहाना दे दिया। अपोजिशन का काम, अगर अपोजिशन आज काम नहीं कर रही थी तो मुझे हैरत होती कि अपोजिशन कैसा है जो काम नहीं कर रहा है, जो इस इशू पे खड़ा नहीं है। और माफ कीजिएगा, आज अपोजिशन में जो है ना बातें होने लगी हैं कि इस पे खड़ा हो जाए, नहीं खड़ा जाए, हमारा वोट भी भाग सकता है। अपोजिशन के लोग कहने लगे हैं, कुछ लोग अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर है, वोट मिले न मिले, वोट जाए या आए। बिहार में बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं इसको लेकर। आपने देखा पूर्णिया में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, कई दूसरे ज़िलों में भी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए जिसमें बगैर किसी के बुलाए बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की इस मुद्दे पे। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत से शिरकत किया। सिर्फ जो है ये मामला किसी एक ख़ास कम्युनिटी का नहीं बताया लोगों ने शिरकत करते वक्त। अपोजिशन के ही लीडर जो है वहाँ नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते नज़र आए और बाकी दूसरे लीडरों को कटघरे में खड़ा किया। तो आप लोग जो है इस मसले को लेकर किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे? जाहिर है आपकी मुहिम कहीं ना कहीं इंतखाब से जुड़ी हुई है। नहीं, हम लोग देखिए एक बात, आप जब जाएंगे चुनाव में तो किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? क्या ये सवाल लोग नहीं चुनाव में हमारे पास इतने काम है महफूज साहब, काम इतने हैं हमारे पास कि उसको बताने से फुर्सत नहीं है। ये सब इशू नहीं होगा हमारे लिए चुनाव में। आपने जो बात की, लोग आ रहे निकल के, ये इस मुल्क की खूबसूरती है। जिस वक्त लगा है लोगों को कि भाई ये गलत हुआ है, आ रहे, बहुत अच्छी बात है और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके एहतजाज में कहीं से तशद्दुद ना हो, आपके एहतजाज को कोई हाईजेक करने की कोशिश न करे। जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है वो समझते हम इसको हाईजेक कर ले। बिहार के लोग बेवकूफ हैं क्या? आप हाईजेक कर लेंगे? बिहार में जो एहतजाज हो रहा है उसकी भी आप हिमायत कर रहे हैं कि एहतजाज होना चाहिए? मैं हर एहतजाज की पुरअमन एहतजाज की हिमायत करता हूं, क्योंकि जमहूरियत की खूबसूरती आपने जाहिर है आपने देखा जिस तरह से जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर बात कर रहे हैं, शहरियत कानून का पार्टी ने हिमायत किया था, एनआरसी के बारे में कह रहे हैं कि किसी की भी कीमत पर बिहार में लागू नहीं होगा। वज़ीर आला से इनकी बात हुई है, वज़ीर आला के हवाले से इनका कहना है कि वज़ीर आला खुद जो है उसका क़यादत करेंगे, एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, जो तहरीकें चला रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा पर लाठीचार्ज हुआ, उसकी भी मजम्मत जो है जेडीयू ने किया है। हालांकि अभी तक लिखा नहीं है प्राइम मिनिस्टर को या वज़ीर दाखिला को, लेकिन इस सिलसिले में भी खड़ा होने की बात कह रहे हैं। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत होने का। आदाब।